पहले दोस्तों कभी सोचा है कि जब हम सुबह से शाम तक चटर-पटर बोलते रहते हैं, तो हमारे मुँह से जो आवाज़ें निकलती हैं, उनका आधार क्या है? आज हम हिंदी व्याकरण के उसी सबसे बुनियादी और मज़ेदार टॉपिक को समझाने वाले हैं, जिसका नाम है वर्णमाला ध्वनि विचार। टेंशन मत लो, किताबी भाषा छोड़ो, इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है? आज का टॉपिक है वर्ण तथा ध्वनि विचार। वर्णमाला के बारे में समझते हैं, वर्णमाला क्या है? ठीक है, वर्णमाला का ये वर्ण और वर्णमाला क्या है, इसके बारे में बताते हैं हम। देखो बच्चों, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो मुंह से छोटी-छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे मैंने कहा आ या का। अब इसे आ और का के आप टुकड़े नहीं कर सकते। इसी सबसे छोटी ध्वनि को लिखने वाले रूप को हम वर्णवाक्षर कहते हैं, ठीक है? और जैसे एक-एक मोती को जोड़कर सुंदर सी माला बनती है ना, वैसे ही इन सारे अक्षरों को जब हम तय तरीके से लाइन में लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 46 मुख्य वर्ण होते हैं। इस पूरी पलटन को 2 बड़े गैंग्स में बाँटा गया है, स्वर और व्यंजन। 2 भागों में बाँट दिया गया है, वो है स्वर और व्यंजन। इस वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? टोटल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में? 46 वर्ण होते हैं, ठीक है? 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। और मुख्य वर्ण और इस वर्णमाला को 2 भागों में बाँटा गया है, वो कौन-कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इसको 2 भागों में बाँटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है? अब बात करते हैं स्वर की। स्वर कितने होते हैं? अब बात करते हैं हम स्वर की, ठीक है? इसको 2 भागों में बाँटा गया, स्वर और व्यंजन। बच्चों, अब बात करते हैं हम स्वर और व्यंजन की, ठीक है? स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। देखो स्वर क्या होते हैं? अब इनके भी नखरे हैं, ठीक है? अब इनके भी नखरे हैं। नंबर 1 छोटे स्वर, ठीक है? छोटे स्वर क्या होते हैं? छोटे स्वर मतलब ह्रस्व स्वर। इन्हें बोलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इन्हें एक झटके में बोल दिया जाता है, ठीक है? स्वर और व्यंजन के बारे में बात करते हैं। पहले हम लेते हैं छोटे स्वर। नंबर 1 छोटे छोटे स्वर। छोटे स्वर के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है? छोटे स्वर मतलब इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है? छोटे स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है? इन्हें बोलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इन्हें एक झटके में बोल देते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। वैसे ये जो री है ना, ये बड़ी संस्कारी है। सिर्फ संस्कृत वाले शब्दों में शुरू में आता है, जैसे ऋषि, ठीक है? अब ये छोटे स्वर हैं, कौन-कौन से हैं ह्रस्व स्वर हमारे? आ, ई, उ और री, ठीक है? ये री जो है, ये बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। यह सिर्फ संस्कृत के शब्दों में शुरू में आता है, जैसे जैसे री। स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या होती है 11। स्वर 11 होते हैं, ठीक है? स्वर कितने होते हैं? 11, ठीक है? अब बात करते हैं हम बड़े स्वर, दीर्घ स्वर की बात करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम बड़े स्वर, जिन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं, जिन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं बड़े स्वर की, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब इसमें कौन-कौन से आते हैं? अब इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि इनको बोलने में जितना समय लगता है ना, उससे ज़्यादा समय, इससे दुगुना समय इन्हें बोलने में लगता है, ठीक है? अब इनको खींच के बोलते हैं, थोड़ा खींच के पढ़ना पड़ता है, इनको डबल टाइम लगता है, ठीक है? अब जैसे इनके हैं, कौन-कौन से हैं? आ, ई,
ए, ए, ओ, औ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो गए, ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। इन्हें ह्रस्व स्वरों से बोलने में दुगना समय लगता है, डबल समय लगता है, ठीक है। इन्हें बोलेंगे छोटे स्वर मतलब ह्रस्व स्वर, बड़े स्वर मतलब दीर्घ स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं और ये संख्या में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 2 अक्षर आते हैं जो न इधर के हैं न उधर के हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अयोगवाह, ठीक है। ना तो ये मात्राएं हैं और ना ही ये व्यंजन है, ना तो इनको स्वर बोलेंगे ना ही इनको व्यंजन बोलेंगे, तो इन्हें कहेंगे अयोगवाह। तो ये कौन से है? ये अयोगवाह है। ये व्याकरण वाले जो अयोगवाह है, ये चुपचाप स्वरों के पीछे मात्रा बनकर बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं? अयोगवाह। अब आते हैं नंबर 3, अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह स्वर कौन से हैं? ये है अंग और आह। इसे अंग कहेंगे, इसे आह कहेंगे, ठीक है। और आम बोलचाल की भाषा में इसे छोटी अंग बड़ी अंग बोल देते हैं, लेकिन व्याकरण की भाषा में इसे अंग और आह कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बाल को? ना समझ में आ रही है तो पूछ लेना, है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छोटी अंग को अनुस्वार क्यों कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है? नाक से होता है और लिखते समय अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। छोटी अंग का उच्चारण कैसे होता है? नाक से। इसका उच्चारण कैसे होता है? किससे होता है? नाक से। नाक से छोटी अंग का उच्चारण नाक से करते हैं, ठीक है। छोटे अंग का उच्चारण कैसे होता है? नाक से होता है, ठीक है। और ये अक्षर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जैसे हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे जैसे हमने लिखा कंग, अब इसके ऊपर बिंदी लगा दी ना, घा। जैसे पतंग, अब इसका उपयोग अंग की बिंदी के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बड़ी अंग। बड़ी अंग को विसर्ग कहा जाता है। इसे बोलते समय अंत में ह जैसी हल्की आवाज निकलती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? छोटी अंग को कैसे बोला जाता है? कंग, अक्षर के ऊपर लगा दी तो काक पे लगा दी तो कंग, टाप लगा दी तो टंग, टाप लगा दी तो टंग, ठीक है। और बड़ी अंग को कैसे बोला जाता है? बड़ी अंग को विसर्ग कहा जाता है। इसे बोलते समय अंत में हा जैसी हल्की आवाज निकलती है और लिखते समय अक्षर के पीछे 2 बिंदी लगाई जाती हैं। जैसे जैसे जब हम बड़ी अंग को हम जब लिखते हैं आह, इसको आह तो बोलते हैं, तो इसके पीछे जो सुनाई देता है वो क्या देता है? सुनाई हमें हा, हा सुनाई देता है, ठीक है। इसके पीछे हल्की सी आवाज हा की सुनाई देती है। अब जैसे हम लिखते हैं अतः, अत विसर्ग लगा दिए पीछे हमने, ठीक है। अतः, अतः, ठीक है। बड़ी अंग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, ठीक है। बड़ी अंग को विसर्ग कहते हैं। इसको बोलेंगे अह। तो पीछे हा क्या साउंड निकल रहा है, छोटी सी आवाज निकल रही है हा की, अतः। जैसे प्रातः, हा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा पीछे? जैसे मैंने बोला अतः, हा आया पीछे, अतः, प्रातः, हा सुनाई दे रहा है ना, हल्की आवाज निकलती है। ये मैं समझाने के लिए बोलेंगे ऐसे आपके लिए, लेकिन हल्की से अतः, प्रातः, ठीक है।
ऐसे हल्की सी आवाज निकलती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? छोटी अंग और बड़ी अंग, अनुस्वार और विसर्ग मिलकर के क्या बन जाते हैं? अयोगवाह। अंग हो गया अनुस्वार, अनुस्वार, अंग, और ये अह क्या हो गया? विसर्ग। अंग और अह दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? अयोगवाह, अयोगवाह। पीछे, हाँ, समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? अंग और अह दोनों मिलके क्या बन गए? अयोगवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। व्यंजनों को क्या चाहिए होता है? इन्हें चाहिए होता है सहारा, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजनों को क्या चाहिए होता है बोलने में? सहारा, सहारा। व्यंजनों में सहारा की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हमारे व्यंजन भाई। ये टोटल 33 है। ये कितने? हाँ बताओ कितने? कितने? 33, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो ये टोटल 33 है। इसका सिंपल रूल है, ये बिना स्वर, खासकर आ के सहारे जी नहीं सकते। अगर आप का बोलते हो तो का में आ आपको सुनाई देगा। अब जैसे आपने बोला का, तो का में आपको बोले पीछे बोले का, का, तो इस समय आ सुनाई दे रहा होगा आपको, का, का। जब हम का बोलते हैं तो ध्यान से सुनो, पीछे आ की आवाज अपने आप आएगी। जैसे अब इसको हम करते हैं का, आ, सुनाई दे रही है, मिलके बनेगा का। अगर आ नहीं है तो ये अधूरा वर्ड है, आधा बोलेंगे इसको, आधा है। जब आ इसमें स्वर मिल जाता है तो ये पूरा बन जाता है। तो इसमें आ का साउंड आता है, खासकर इसमें आ। जब हम अकेले अकेले व्यंजनों को बोलते हैं तो उसमें आ स्वर सुनाई देता है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो इसमें आ की आवाज निकलती है। और अगर इससे आ निकाल देंगे तो ये बेचारे आधे हो जाएंगे। और इनके नीचे एक टेढ़ी, टेढ़ी डंडी है, टेढ़ी डंडी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हलंत कहते हैं। इन 33 व्यंजनों के 3 मजेदार और ग्रुप हैं, ठीक है। अब बताते हैं इन 33 व्यंजनों के और मजेदार ग्रुप हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों व्यंजनों की। 33 व्यंजनों के कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है, कौन कौन से भाग हैं इनके, ठीक है। पहले बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की। इसके 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। व्यंजन 33 व्यंजनों के 3 ग्रुप हैं, ठीक है। 33 व्यंजनों के 3 भाग कर देते हैं हम, 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग? कौन कौन से 3 भाग हैं? अब हम नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। हाँ समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। ये का से लेकर माँ तक की पूरी लाइन होती है। इन्हें बोलते टाइम हमारी जीभ मुंह के अंदर कभी दांत को, कभी होठ को, तो कभी मुंह की छत मतलब मूर्धा को टच करती है। तो ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इनको हम ऐसे समझते हैं, स्पर्श स्पर्श व्यंजन के कुल 25 अक्षर हैं, ठीक है, जो 5-5 की लाइन में बटे हुए हैं, ठीक है।
स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ण है? इसके 25 वर्ण है, 25 अक्षर है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, 25 अक्षर हैं इसके। स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है, अब इसको ऐसे डिवाइड कर दें, का वर्ग, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, या। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन में, इसको थोड़ा साफ और लिखते हैं, यहाँ को आप समझ में आएगी बच्चों की। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पीछे है, मतलब डा बना है, पीछे बिंदी लगा दी, इसको बोलेंगे यहाँ। ठीक है, अब आता है कवर के बाद आता है चवर्ग, च वर्ग। ठीक है, अब इसमें आता है चा, छा, जा, झा, या। अच्छा, हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं बिंदी वाली अणाखाली, और इसको बोलते हैं हम चूले वाली अणाखाली, लेकिन व्याकरण की भाषा में इसे ऐसे बोलेंगे या और या। ठीक है, तो इसका जो कवर्ग कैसे बोले जाते हैं? का, खा, गा, गा, ये बोले जाते हैं कंठ से, कंठ से। ठीक है, इन्हें कंठ से बोलते हैं। और चवर्ग को कैसे बोलते हैं? चा, छा, जा, झा, या। ये तालु से बोले जाते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? तालु से। जीभ हमारे जो ऊपर तालु है उसको स्पर्श करके इन अक्षरों को बोलती है। अब चवर्ग के बाद बात करते हैं टवर्ग, टवर्ग। हाँ, आप बताओ टवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? हाँ, ओके, ठीक है, बैठो। हाँ, समझ में आ रही है, पता चल रही है? बच्चे जब वो जवाब देते हैं तो पता चलती है कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, टवर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, डा, ढा, अणा। देखो, हम तो आम बोलचाल की भाषा में इसको दो पैर की अणा खाली बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसको बोलेंगे हणा, हणा। ठीक है, अब इसको कैसे बोला जाता है? इस टवर्ग को कैसे बोला जाता है? मूर्धा। मूर्धा जानते हैं? मूर्धा क्या होती है? जो हमारे मसूड़े के ऊपर जो जगह होती है ना, मसूड़े के ऊपर जो जगह होती है, खुरदरी जगह होती है, उसे हम मूर्धा कैसे कहते हैं, और इसे छत भी कहते हैं, मूर्धा। इसको हम मूर्धा बोलेंगे, मूर्धा या छत। इसे मूर्धा से बोला जाता है टवर्ग को। ठीक है, अब बात करते हैं तवर्ग की। तवर्ग, तवर्ग तवर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। तवर्ग में ये वाले शब्द आते हैं। ठीक है, ये कैसे बोले जाते हैं? जब हम इनको बोलते हैं तो ता, था, दा, धा, तो हमारी जीभ किसको स्पर्श करती है? दांतों को। तो ये दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, दांतों से, ये दांतों से बोले जाते हैं, दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं। अब आता है हमारा पांचवा पवर्ग। ये 5 वर्गों में इनको विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, पवर्ग। तो पवर्ग कौन से आते हैं इसमें? पा, था, बा, भा, मा। ठीक है, अब ये कैसे बोले जाते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। कैसे बोले जाते हैं? ये हमारे होठों से, होठ टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हमारे होठों से बोले जाते हैं, होठों से। अगर आपको याद ना रहे कि कवर्ग कैसे बोला जाता है, चवर्ग कैसे बोला जाता है, टवर्ग कैसे बोला जाता है, तवर्ग कैसे बोला जाता है, पवर्ग कैसे बोला जाता है, तो आप बोल के देखिए, तो आपको पता चल जाएगी जीभ कहाँ स्पर्श कर रही है। तो उससे हमें पता चल जाती है कि ये कैसे कैसे बोले जाते हैं। कवर्ग बोला जाता है कंठ से, चवर्ग बोला जाता है तालू से, टवर्ग बोला जाता है मूर्धा से, मतलब मसूड़े के ऊपर जो जगह खुरदरी होती है, जो उसे छत भी कहते हैं।
उससे, और ये तवर्ग बोला जाता है दांतों से, और पवर्ग बोला जाता है होठों से। समझ में आएगी बात को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे इसके। ये अभी हमने स्पर्श व्यंजन की बात करी, अब किसकी बात करेंगे हम? स्पर्श व्यंजन की बात, अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, नहीं नहीं, संयुक्त व्यंजन की बात नहीं करते हैं, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, पवर्ग ये है तो हमने बता दिया आपको स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। अभी बच्चों हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया आपको, अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आ रही है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? या, रा, ल और व। ये 4 कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, मुंह के बीच से निकल जाते हैं। ठीक है, थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। अब हम ऐसे बोल रहे हैं य, र, ल, व, बड़े आराम से निकलना है मुंह से। ठीक है, ये मुंह के बीच से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, नंबर 2 और ये नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। समझ में आ रही है? हाँ नेहा, तुम्हारी समझ में आ गई बात? कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? हाँ वेरी गुड, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स, स, ह। ठीक है, इसमें ये कौन कौन से होते हैं? स, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन 4 होती हैं। श, श, स, ह। ये क्यों ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं? इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इन्हें जरा जोर से बोलकर देखो, मुंह से गर्म हवा रगड़ खाकर बाहर निकलेगी, इसीलिए इन्हें ऊष्म यानी गर्म कहते हैं। ऊष्म का मतलब है गर्म, गर्म हवा निकलती है मुंह से जब हम इन्हें बोलते हैं, तो रगड़ खा के गर्म हवा मुंह से निकलती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब है गर्म। ठीक है, तो जब गर्म हवा मुंह से निकल रही है तो इनको ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना सब बच्चों के? अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। और बेटा समझ में ना आए तो बीच बीच में उठ के आप पूछ सकते हो। ठीक है, जिससे बात बिल्कुल क्लियर रहे, बच्चों को कोई परेशानी ना रहे आगे। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे? संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो मिलकर एक बन जाए। ठीक है, जब दो मिलकर बने एक। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं हमारे कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन आते हैं। लास्ट में हमारे कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो दो अलग अलग आधे व्यंजनों और एक स्वर के मेल से बनती हैं। ठीक है, जिसमें दो आधे आधे व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है, जिससे मिलकर ये बनते हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं। गिनती में कितने हैं ये? कितने हैं ये? 4 हैं। इन्हें अच्छे से देख लो, अब अच्छे से देख लो इसे, आगे देखो देखो हम बताते हैं ये कौन कौन से हैं।
ये श, ये कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम छा की। छा मतलब छत्रिय वाला छा। ठीक है, छत्रिय वाला छा बोलते हैं ना जिसको, वो वाला, छाता वाला छा नहीं, छत्रिय वाला छा। ठीक है, छतरी वाला छा किससे मिलके बना है, अब बताते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ये 4 होती हैं। कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा और स्र। ये 4 होती हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है संयुक्त व्यंजनों? 4। और छतरी वाला छा अब हम बताते हैं ये कैसे, किन किन शब्दों से, आधे आधे शब्दों से और कौन से व्यंजन स्वर से मिलके बना है। ठीक है, अभी बताते हैं। तो अब इसको बताते हैं छतरी वाला छा, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये कैसे बना है? आधा, अब इसमें से हमने स्वर निकाल लिया तो ये आधा, हलंत लगा देते हैं तो आधा कहलाता है। आधा का, आधा सा, इसको कौन सा सा बोलते हैं? षटकोण वाला सा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम षटकोण वाला सा। आधा सा और इसमें एक स्वर, ये आ। अब इसको हम आम बोलचाली भाषा में छोटा आ, छोटा आ भी कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, का प्लस सा, आधा आधा है, हलंत लग रहा है इसलिए आधा आधा बोलेंगे, प्लस आ, एक स्वर मिला दिया तो ये बन गया छा। तो ये बन गया यहाँ हमारा छा। अब इससे हम अक्षर कोई लिख के जैसे देखते हैं, जैसे क्षमा, क्षमा, रक्षा, रक्षा आदि, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी शब्द इसमें जिसमें छा आ रहा हो। ठीक है, पता चलेगी ये कैसे, किन शब्दों से मिलकर बनता है? संयुक्त, मतलब मिलके जुड़ के बन रहा है, जुड़ के शब्द बन रहा है, इसलिए इसे संयुक्त बोलने। का, सा और आ मिलके बन रहा है, 2 आधे आधे शब्द है और एक हमारा क्या है, ये स्वर है। तो 2 आधे स्वर और 2 आधे शब्द और एक स्वर मिलके जो शब्द बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रा की। त्रा, त्रा कैसे बनता है? ता, आधा ता, आधा रा और आ मिलके बन गया त्र। ठीक है, अब त्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे, जैसे मित्र, पत्र आदि, कुछ भी लिख लो, है ना, जो भी तुम्हारी समझ में आए, त्रा जिसमें आ रहा हो। ठीक है, समझ में आ गई? 2 आधे शब्द और एक स्वर मिलके क्या बनाते हैं? पूरा शब्द बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम त्रा के बाद ज्ञा। ज्ञा, अब हम ज्ञा की बात करते हैं। ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा कैसे बनता है? इसमें जा, आधा जा प्लस या आधा, इसको हम चूल्हे वाली अणाखाली बोलते हैं, हम बोलचाल की भाषा में चूल्हे वाली अणाखाली। ठीक है, या और स्वर इसमें आ गया तो ये बन गया हमारा ज्ञा। ज्ञा बन गया। ठीक है, जा, या और आ, आधा जा आधा या और स्वर आ, जब दोनों मिल गए, 2 शब्द आधे और एक स्वर मिलके क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब इससे हम देख सकते हैं इससे कौन कौन से अक्षर बनेंगे। जैसे, जैसे ज्ञान, विज्ञान, समझ में आ रही है कि ना आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं हम स्रा की। स्रा, स्रा कैसे बनता है? कैसे बनता है स्रा? स्रा की बात करते हैं, स्रा कैसे बनता है? स्रा बनता है आधा शा प्लस रा प्लस आ। ठीक है, 2 आधे आधे शब्द और एक स्वर मिलके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अब इससे बन गया हमारा
श्र, जैसे जैसे श्रम, श्रमिक, ठीक है, आदि आदि शब्द बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें श्रा आ रहा हो। समझ में आ गई इतनी बात? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पढ़ने वाला, पढ़ने वाला ड़ा, ठीक है, पहला। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा सड़क वाला, पढ़ने वाला ड़ा और सड़क वाला ड़ा। अब इसमें समझ में आ रही है इसमें क्या है? इसमें हमने डा ले लिया, पढ़ने वाले में डा, ढा, पढ़ने वाले में ढा और सड़क वाले में डा, ठीक है। अब इनके नीचे एक एक बिंदी लगा दी, ठीक है, तो ये पढ़ने वाला ड़ा और ये सड़क वाला ड़ा बन गया, ठीक है। इनके नीचे बिंदी लगाते तो ये क्या बन जाते हैं? ये द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। जब इनके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो ये द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। इन्हें मिलाकर हमारे कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 46 वर्ण हो जाते हैं, 46 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें मिलाकर हमारे कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 46 वर्ण पूरे हो जाते हैं, ठीक है, 46 वर्ण पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों यही है हिंदी वर्णमाला का पूरा गणित, समझ में आ रही है? अब ये हिंदी वर्णमाला का पूरा गणित समझ में आ गया क्या क्या होता है? हमने किसके बारे में पढ़ाया आपको? हमने पढ़ाया स्वरों के बारे में। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इसमें स्वरों के दो हिस्से कर दिए, ह्रस्व स्वर, स्वर, ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अब हमने इसमें दूसरा इसका भाग कर दिया तो इसके दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ स्वर, तो इसके कितने भाग होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर हमने किसके बारे में पढ़ाया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ, ये स्वर के बारे में पढ़ाया हमने। किसके बारे में पढ़ाए? स्वर टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। इनके दो हिस्से कर दिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 4 और 7। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। फिर हमने आपको किसके बारे में पढ़ाया? 33 व्यंजनों के बारे में पढ़ाया हमने, ठीक है। 33 व्यंजनों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? फिर पढ़ाया हमने 33 व्यंजन। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, स्पर्श, अतः स्थ, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ाया। फिर हमने पढ़ाया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया। फिर पढ़ाया हमने द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। हमने अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ाया, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ाया, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाया, द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ाया। ये संख्या में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 25 होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में?
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो अब ये पूरा गणित समझ में आ गया आपको हिंदी वर्णमाला का। ठीक है बेटा, स्वर आजाद है। ठीक है, स्वर क्या है? आजाद है। व्यंजन स्वर के भरोसे हैं। व्यंजन किसके भरोसे हैं? स्वर के भरोसे हैं। और संयुक्त व्यंजन आपस में मिलकर बने हैं। ठीक है, समझ में आई कि ना ये बात समझ में? ठीक है, अब हम जो हमारे ऑनलाइन बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे हैं, उनसे हम कहते हैं कि अब हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। तो समझ में आ गया? अब आप कभी नहीं भूलेंगे वर्णों का ये खेल कितना आसान है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।